सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे जो हमारा कृतिका का पहला अध्याय है इस जल प्रलय में। तो उसको प्रारंभ करते हैं। तो इस जल प्रलय में इस अध्याय में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वर्षा का जो जल है, बाढ़ इत्यादि का जो जल है, उसका वर्णन किया गया। अगर उसकी जो मात्रा वो अधिक हो जाए तो वो किस प्रकार से एक तबाही का जो मंजर है वो पैदा करता है, इन सब चीज़ों का इस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो बड़े अच्छे से इस अध्याय को हम पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। फणीश्वर नाथ जी रेणु इसके क्या हैं, लेखक हैं। और ये एक रिपोर्टाज है, अर्थात एक रिपोर्टाज का अर्थ होता है एक रिपोर्ट है, जैसे ठीक है संस्मरण होता है एक याद, तो एक रिपोर्टाज है। अगर पूछा जाए कि इस जल प्रलय में किस काव्य विधा के अंतर्गत आता है, तो एक रिपोर्टाज है। तो प्रारंभ करते हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। अर्थात पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप देखें पहली लाइन में समूह आकर पनाह लेते हैं, पनाह के ऊपर एक जैसे नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट एक, तो इसी प्रकार से कुछ शब्दों के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं तो उन शब्दों के जो मीनिंग है वो इसी अध्याय के नीचे, यानी कि एक पेज के नीचे उन शब्दों के अर्थ भी आपको नीचे दिए हुए हैं। तो इनको आप बड़े ध्यान से देखें कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल, लेखक जो है वो अपने गांव का वर्णन कर रहा है कि मेरा गांव एक ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण कोसी, पनार, महानंदा ये नदियां हैं और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं, अपना आश्रय, सहारा, शरण। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर, अब देखो ये जो नंबर लिखा हुआ पनाह पे फर्स्ट लिखा हुआ था एक, उसके बाद पृथ्वी दो, ठीक है। तो उसके पश्चात सावन भादो, सावन भादो जो हमारे जैसे जो देसी महीने होते हैं उसको बोलते हैं सावन भादो, श्रावण, और जिसको भाद्र या भादो बोलते हैं, जैसे जो जुलाई अगस्त होते हैं। श्रावण या सावन भादो में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गायें, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। विभीषिका पे तीसरा है, तो विभीषिका होती है भयंकर, ठीक है। विभीषिका क्या होती है, भयंकर लगाते हैं। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने और धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ। अर्थात लेखक ने कहा है कि मैंने इनकी जो वर्णन है वो किया है, सिर्फ अपने जो रिपोर्टाज में रिपोर्ट में किया है, लेकिन उसको मैंने देखा नहीं। उसके पश्चात आगे वर्णन करता है कि सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से, इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, यानी कि आदमी के जो कद के बराबर। हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। अर्थात ये आपका एक उत्तर बनेगा कि जैसे ही बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां करने लगे, तो जो सामान था जैसे ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई सभी क्या करने लगे, एकत्रित करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है।
यूं सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए थे। और 5 बजे जब काफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, काफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया है। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवर्त अनघल अनगढ़ गद्य में स्वोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य है। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया है, आ गया क्या, पार कर गया है। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्जी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डूबा पानी है, आ रहा है, आ गया है, घुस गया है, डूब गया, बह गया। हम जब काफ़ी हाउस के पास पहुंचे, काफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे पर एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। ये भी आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक ने मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो बाढ़ का जो उफनता हुआ पानी है उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया, क्योंकि उसने न जाने कितने जो व्यक्ति है उनकी जान ली है, कितने जीवों की जान ली है। तो आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए न थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौट ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शनि शनि धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, इह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है, जिसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके हैं और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कीर्ण होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता से ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। ये भी आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पान की दुकान क्यों खुली थी। तो खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने आदमकद आदमी के कद के बराबर इतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण
ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। ज़रा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को ऐसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं, हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उल्टते पलटे देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बंगला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। सुधि अर्थात उसकी सहायता करेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉक की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा तथा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता है, सुन मेरे बंधु, रे ए न सुन मोरे मितवा, वाह वाह। यह गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाए। तो 5 पृष्ठ की हमने इसमें पढ़ा है अध्याय हमने। तो इसका जो आधा भाग है, तो उस शेष जो भाग है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे। धन्यवाद।